नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लॉ एक्ट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम का तीसरा पार्ट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीयू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। पहला विकल्प है, मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ आदि कारस्थम या कुर्की योग्य नहीं होंगे। दूसरा विकल्प है, सुवासकारी विनिर्मित के लिए कोका पौधा और कोका पत्तियों के उपयोग के लिए आवश्यक होने की सीमा तक की अनुज्ञा केंद्रीय सरकार दे सकती है। तीसरा विकल्प है, शासन केवल औद्योगिक प्रयोजन के लिए, धागे प्राप्त करने या बीज के लिए या फलोत्पादन के प्रयोजन के लिए किसी कनेविस पौधे की कृषि की अनुमति दे सकेगी। उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, धारा 14 के अधीन सरकार कैनाबिस पौधे की काश्तकारी की अनुमति किस प्रयोजन के लिए दे सकती है। पहला विकल्प है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए। दूसरा है, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए। तीसरा है, बागवानी के लिए। चौथा है, उपर्युक्त सभी के लिए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिए गए लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में कोका पौधे के किसी भाग को एकत्रित करता है, खरीदता है या विक्रय करता है, आयात या निर्यात करता है, तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है धारा 15, दूसरा है धारा 16, तीसरा है धारा 17, चौथा है धारा 21। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, धारा 16। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अफीम की खेती करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है धारा 16, दूसरा धारा 18, तीसरा है धारा 15, चौथा है धारा 22। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 18, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है धारा 26, दूसरा है धारा 27, तीसरा है धारा 32, चौथा है धारा 18। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 18, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, यदि कोई काश्तकार जिसे अफीम पोस्ता की खेती का लाइसेंस मिला है, वह काश्तकार अफीम का गबन करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है धारा 18, दूसरा है 18A, तीसरा है धारा 19, चौथा है धारा 25। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 19, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, यदि कोई काश्तकार जिसे अफीम पोस्ता की खेती का लाइसेंस मिला है, वह काश्तकार अफीम का गबन करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। का जो सही उत्तर है वो है धारा 19, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी उपबंध के उल्लंघन में अफीम के पौधे की बुआई करेगा, उत्पादित कर विक्रय या आयात निर्यात करता है तथा ऐसा वह अल्प मात्रा में करता है तो वह दंडित होगा। पहला विकल्प है 1 वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से। दूसरा विकल्प है 2 वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से। तीसरा विकल्प है 3 वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से। चौथा विकल्प है 4 वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से। इसका जो सही उत्तर है वो है 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, धारा 20 के अनुसार कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन प्राप्त अनुज्ञप्ति के शर्त के उल्लंघन में
कैनाबिस के पौधे की खेती करता है तो उसे, पहला विकल्प है 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरा विकल्प है कम से कम 10 वर्ष के से लेकर 20 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। तीसरा विकल्प है 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका विकल्प जो है वो है ए। अगला प्रश्न है कि जो कोई विनिर्मित औषधियों का क्रय विक्रय करता है या कब्जा रखता है और ऐसे विनिर्मित औषधि अल्प मात्रा में है तो वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 1 वर्ष के कठोर कारावास से, दूसरा विकल्प है 10,000 रुपये के जुर्माने से, तीसरा विकल्प ए बी दोनों, चौथा विकल्प है 10 वर्ष के कठोर कारावास से। इसका जो सही उत्तर है वो है उक्त दोनों, ए बी, यानी 1 वर्ष के कठोर कारावास से और 10,000 रुपये के जुर्माने से, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में गांजा पाया जाता है जिसके संबंध में उसका कहना है कि वह उसके व्यक्तिगत उपयोग हेतु है, किंतु उस हेतु उसके पास कोई वैध आदेश या परमिट नहीं है। उसे मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की निम्न धारा के अंतर्गत आरोपित किया जा सकता है। पहला विकल्प है धारा 20, दूसरा है धारा 21, तीसरा है धारा 22, चौथा है धारा 27। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 27, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति प्राप्त अनुज्ञप्ति के शर्त के उल्लंघन में मनोत्तेजक पदार्थ का निर्माण करता है या आयात या निर्यात करता है तो इसे किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। इसका पहला विकल्प है धारा 16, दूसरा है धारा 19, तीसरा धारा 22, चौथा है धारा 25। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 22, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ के भारत में आयात या भारत से निर्यात को किस धारा में दंडनीय बनाया गया है। पहला विकल्प है धारा 21, दूसरा धारा 22, तीसरा धारा 23, चौथा धारा 18। इसका जो सही उत्तर है वो धारा 23, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जो कोई व्यक्ति मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ का जो वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है विधि विरुद्ध भारत में आयात करता है या भारत से निर्यात करता है निम्न कारावास से दंडनीय होगा। पहला विकल्प है कठोर कारावास के लिए जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु जिसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। दूसरा विकल्प है साधारण कारावास के लिए जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु जिसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तीसरा विकल्प है साधारण कारावास के लिए जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु जिसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। और चौथा विकल्प है कठोर कारावास के लिए जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु जिसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसका जो सही उत्तर है वो है कठोर कारावास के लिए जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु जिसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध घटित होने के लिए परिसर की अनुमति देता है तो उसे धारा 25 के तहत दोष सिद्ध होने पर दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है वह उस अपराध हेतु उपबंधित दंड से दंडनीय होगा जो उसने किया है। दूसरा विकल्प है 5 वर्ष के कठोर कारावास का, तीसरा है 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने का,
चौथा विकल्प है 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने का। इसका जो सही उत्तर है वो है वह उस अपराध हेतु उपबंधित दंड से दंडनीय होगा जो उसने किया है, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति के पास स्वयं के उपयोग हेतु थोड़ी मात्रा में गांजा पाया जाना जाता है परंतु उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वह इस अधिनियम के किस धारा में दंडित होगा? पहला विकल्प है धारा 26, धारा 27, धारा 29, धारा 30। इसका जो सही उत्तर है वो धारा 29 धारा 27 है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के तहत गठित अपराध के प्रयास के लिए किस धारा में दंड के प्रावधान है? धारा 30, धारा 29, धारा 32, धारा 28। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 28, विकल्प डी। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का प्रयत्न या किसी अपराध को करने की तैयारी। पहला विकल्प है पृथक पृथक अपराध है, दूसरा विकल्प है दोनों के लिए एक ही धारा में दंड के प्रावधान है, तीसरा विकल्प है प्रयत्न दंडनीय है जबकि तैयारी दंडनीय अपराध नहीं है, चौथा विकल्प है दोनों ही अपराध नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह पृथक पृथक अपराध है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अधीन मृत्यु दंड किस धारा के तहत दिया जा सकेगा? पहला विकल्प है 31A, दूसरा है धारा 35, तीसरा है धारा 36, चौथा है 37A। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 31A। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के तहत मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पहला विकल्प है जब व्यक्ति धारा 27A के तहत स्वापक औषधि की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराध का आपराधिक षड्यंत्र का अपराधी हो। दूसरा विकल्प है जबकि व्यक्ति ने स्वापक औषधि का वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का अवैध आयात किया हो। तीसरा विकल्प है जबकि व्यक्ति एक बार दोषी सिद्ध हो चुका हो और दोबारा 1500 ग्राम हेरोइन के आयात अपराध को दुष्प्रेरित करता है। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के तहत अधिकतम दंड। पहला विकल्प है मृत्यु दंड, दूसरा विकल्प है 10 वर्ष का कठोर कारावास, तीसरा विकल्प है 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3 लाख रुपए जुर्माना, चौथा विकल्प है आजीवन कारावास। इसका जो सही उत्तर है वो है पहला मृत्यु दंड। अगला प्रश्न है जो कोई अधिनियम या उसके अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति या प्राधिकार पत्र किसी शर्त का जिसके लिए कि पृथक रूप से दंड का उपबंध नहीं किया गया है उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। विकल्प ए है ऐसी अवधि के कारावास से जो कि 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से। दूसरा विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से। तीसरा विकल्प है 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने या दोनों से। चौथा विकल्प है 7 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक की हो सकेगी जुर्माने से या दोनों से। अगला प्रश्न है जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध नहीं किया गया है वहां ऐसे उल्लंघन के लिए किस धारा के अंतर्गत दंड का उपबंध किया गया है? पहला विकल्प है धारा 30, दूसरा है धारा 31, तीसरा है धारा 32, चौथा है धारा 35। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 32, विकल्प सी। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दिए गए किसी दंडादेश का नहीं किया जा सकेगा। पहला विकल्प है निलंबन,
दूसरा परिहार, तीसरा लघुकरण, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्न 4 कृत्यों में से कौन सा एक स्वापक औषधि पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराध है। पहला विकल्प है पत्तियों से विनिर्मित भाग को आधिपत्य में रखना तथा पीना। दूसरा विकल्प है अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का सेवन करना। तीसरा विकल्प है गांजे का सेवन करना। चौथा विकल्प है बिना अनुज्ञप्ति के मदिरा का आसूत करना। इसका जो सही उत्तर है वो है गांजे का सेवन करना, विकल्प सी। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधीन किस अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कब लागू होगा। पहला विकल्प है जबकि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो। दूसरा विकल्प है ऐसा व्यक्ति स्वापक दवा अथवा मादक द्रव्य के उपयोग के लिए दंडित किया गया हो, धारा 27 में दिया गया। और तीसरा है अनुज्ञप्तिधारी या उसका नौकर मांगे जाने पर अनुज्ञप्ति प्रतिकार पत्र पेश करने में चूक के कारण दंडित किया गया है। चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में जो अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसे मानसिक दशा के अस्तित्व की उपधारणा कर सकेगा। पहला विकल्प है धारा 35 के अंतर्गत। दूसरा है धारा 36 के अंतर्गत। तीसरा विकल्प है धारा 37 के अंतर्गत। चौथा है धारा 38 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 35 के अंतर्गत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट की किस धारा के अंतर्गत सरकार विशेष न्यायालय गठित करती है। धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 39। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 36, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के तहत गठित होने वाला अपराध विचारित होगा। पहला विकल्प है विशेष न्यायालय द्वारा, दूसरा है सत्र न्यायालय द्वारा, तीसरा है उच्च न्यायालय द्वारा, चौथा है ए बी दोनों के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वो है सत्र न्यायालय द्वारा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय अपराध विचार योग्य है। पहला विकल्प है केवल उच्च न्यायालय के द्वारा। दूसरा विकल्प है केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। तीसरा विशेष न्यायालयों के और उसके गठन तक सत्र न्यायालय के। और चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट के। इसका जो सही उत्तर है वो है विशेष न्यायालयों के और उसके गठन तक सत्र न्यायालय के द्वारा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। पहला विकल्प है सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। दूसरा विकल्प है उच्च न्यायालय द्वारा। तीसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा। चौथा है राज्य सरकार द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वो है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आहरित होगा जब वह ऐसी नियुक्ति से तत्काल पूर्व। पहला विकल्प है कि सत्र न्यायाधीश हो, दूसरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हो, और विकल्प सी ए बी दोनों, और डी चौथा विकल्प है केवल बी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है
कि एनडीपीएस एक्ट अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के लिए न्यायाधीश की क्या योग्यताएं होंगी। पहला विकल्प है कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव। दूसरा विकल्प है कम से कम 5 वर्ष का न्यायिक दंडाधिकारी होने का अनुभव। तीसरा है सत्र न्यायाधीश। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला विकल्प है जब विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण कर रहा होता है तो विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न आने वाले किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त उसी विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आरोपित किया जा सकेगा। और दूसरा विकल्प है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 की उपधारा 2 के संदर्भ में 90 दिन जहां भी गठित हुआ हो उसका तात्पर्य 180 दिन से संदर्भित किया जाएगा। तीसरा विकल्प है जब विहित अवधि 180 दिन के भीतर अन्वेषण पूरा किया जाना संभव नहीं है तो विशेष न्यायालय लोक अभियोजन की रिपोर्ट पर अन्वेषण का संकेत करते हुए और कथित अवधि 180 दिन से परे अभियुक्त के निरोध के लिए विशिष्ट कारण दर्शित करते हुए कथित अपराध को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर सकेगा। चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध का अन्वेषण पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। पहला विकल्प है 180 दिन के भीतर। दूसरा विकल्प है 1 वर्ष के भीतर यदि न्यायालय द्वारा समय बढ़ा दिया गया है। तीसरा विकल्प है ए बी दोनों। चौथा विकल्प है केवल ए। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। पहला विकल्प है 3 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय अपराध। दूसरा विकल्प है 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध। तीसरा विकल्प 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध। चौथा विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध। इसका जो सही उत्तर है वो है 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय, विकल्प ए। अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन कीजिए। विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगी। पहला विकल्प है एनडीपीएस एक्ट के उपबंध। दूसरा एनडीपीएस एक्ट से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता। और तीसरा विकल्प है ए बी दोनों। और चौथा विकल्प है भारतीय दंड संहिता। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, उपयुक्त ए बी दोनों। अगला प्रश्न है कि जहां एनडीपीएस एक्ट के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है, सुनवाई करने की शक्ति होगी। पहला विकल्प है सत्र न्यायालय को, दूसरा विशेष न्यायालय को, तीसरा ए बी दोनों और चौथा विकल्प है केवल बी। इसका जो सही उत्तर है वो है सत्र न्यायालय को, विकल्प ए। अगला प्रश्न है एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त के संबंध में धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता अग्रिम जमानत विषय से का प्रावधान है। विकल्प बिल्कुल लागू नहीं होते। दूसरा विकल्प अधिनियम 1985 की धारा 37 में उपबंधित सीमाओं के साथ लागू होते हैं। तीसरा विकल्प है उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे कि अजमानती अपराध में आरोपित अन्य किसी अभियुक्त के लिए। और चौथा विकल्प है केवल उसी दशा में लागू होंगे जबकि आरोपित अपराध के हेतु अधिनियम 1985 में 5 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान है। इसका जो सही उत्तर है वह बिल्कुल लागू नहीं होते, विकल्प ए।
अगला प्रश्न है, मादक द्रव्यों का परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? पहला विकल्प है आबकारी अभियुक्त को, दूसरा विकल्प है आबकारी अधिकारी को, तीसरा है राजस्व अधिकारी को, चौथा विकल्प है राज्य सरकार को। इसका जो सही उत्तर है वो है राज्य सरकार को, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के संबंध में जब यह विश्वास करने योग्य समुचित कारण हो कि अभियुक्त अपराध का दोषी है तथा लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तब निम्न में से किस अभियुक्त की जमानत स्वीकार नहीं की जाएगी? पहला विकल्प है सभी अभियुक्तों की, दूसरा विकल्प है किसी की भी नहीं, तीसरा विकल्प है ऐसे किसी भी अपराध के अभियुक्त की जो केवल मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय है, और चौथा विकल्प है ऐसे किसी भी अपराध के अभियुक्त की जो 5 वर्ष अथवा अधिक के कारावास की सजा से दंडनीय हो। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, ऐसे किसी भी अपराध के अभियुक्त की जो 5 वर्ष अथवा अधिक के कारावास की सजा से दंडनीय हो। अगला प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट 1985 किन अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति विशेष न्यायालय को प्राप्त है? पहला विकल्प है जब कोई व्यसनी स्वापक दवा अथवा मादक पदार्थ के उपयोग के लिए दंडनीय पाया जाता है। दूसरा विकल्प है जब कोई व्यसनी स्वापक दवा अथवा मादक पदार्थ की निम्न मात्रा से संबंधित अपराध के लिए दोषी पाया जाता है। तीसरा विकल्प है उपर्युक्त सब ए बी दोनों, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त ए बी दोनों, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि विशेष न्यायालय को व्यसनी को परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति प्राप्त है। धारा 39 के अंतर्गत, धारा 40, धारा 41 के अंतर्गत, धारा 42 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 39 के अंतर्गत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, स्वापक दवा अथवा मादक पदार्थ के व्यसनी व्यक्ति को कारावास में भेजने के बजाय उसकी सम्मति से पहला विकल्प हुआ टॉक्सिफिकेशन के चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल जाने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरा विकल्प है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में जाने के लिए और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित फॉर्म में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और चिकित्सीय परिणाम की रिपोर्ट देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प है अध्याय 4 अपराध एवं शस्तियाँ के अधीन किसी अपराध के किए जाने से प्रवृत्त रहने के लिए उपबंध दिए जाने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे धारा 41 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत वारंट तथा प्राधिकार पत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है? पहला विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, और चौथा है द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है जिला मजिस्ट्रेट, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अवैध खेती की गई फसल की कुर्की का आदेश करने की शक्ति है। पहला विकल्प है महानगरीय मजिस्ट्रेट को, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, तीसरा है राज्य सरकार द्वारा निर्मित प्राधिकारी कोई मजिस्ट्रेट को, विकल्प चौथा है धारा 42 के अंतर्गत कोई अन्य राजपत्रित ऑफिसर को। इसका जो सही उत्तर है
इसका जो सही उत्तर है वो चारों ही है। विकल्प होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूमि का धारक निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला विकल्प है अवैध खेती की सूचना पुलिस को या विभाग के अधिकारी को देना कर्तव्य है। दूसरा विकल्प है शासन का कोई भी अधिकारी, पंच, सरपंच या अन्य ग्राम अधिकारी यदि उसके ज्ञान में आता है कि किसी भूमि का अफीम पोस्ता, कनेविस पौधा या कोका पौधा की अवैध खेती की जा रही है तो उसकी सूचना पुलिस को या विभाग के अधिकारी धारा 42 में उल्लिखित को देगा। तीसरा विकल्प है भूधारक एवं कतिपय अपराधियों द्वारा अपने कर्तव्य की उपेक्षा दंडनीय अपराध। इसका जो सही उत्तर है वो तीनों ही विकल्प है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं होते हैं। पहला विकल्प है अकस्मात बरामदगी पर। दूसरा है तलाशी उस स्थान में जहां कोई मामूली तौर पर निवास करता है। तीसरा विकल्प है तलाशी होटल के कमरे की। चौथा विकल्प है तलाशी एक ट्रक की एक लोक स्थान पर सूर्यास्त एवं सूर्योदय के मध्य। इसका जो सही उत्तर है वो है तलाशी होटल के एक कमरे की, विकल्प सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। नमस्कार।